मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, अगर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देखा हो, लोग यहाँ बहुत तरह की सेटिंग्स बनाते हैं अपने फॉलोअर्स और रीच बढ़ाने के लिए, दुनिया भर के वीडियो बना रहे हैं। क्या आप इन चीजों पर विश्वास करती हैं या ऐसी कुछ सेटिंग्स आप भी करती हैं? प्लीज मुझे इस बात का आंसर जरूर दीजिए। इसके जवाब है दो, कि एक तो जो वो सेटिंग करके बताते हैं ना, ये एक सेटिंग कर लो, तो अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको समझ में आती है उसकी ऐप की जो इंग्लिश की भाषा है, अगर आपने ऐप इंस्टॉल करते टाइम उसके बाद सेटिंग्स में खोल के देखा है, तो वो सारी चीजें जो वो बता रहे हैं ना, वो ऑलरेडी रिटन होती हैं। ऐसा कोई नया वो गूढ़ रहस्य खोज के नहीं ला रहे, जो एक पढ़े लिखे इंसान को पहले से ना पता हो, जो ऐप के अंदर जाके देख सकता है। फिर मैं मानती हूँ कि चलो कुछ जनरल लोग हैं जो इतना डिटेल में ऐप नहीं देख रहे, बस उन्होंने वीडियो बनाई पोस्ट कर दी, उन लोगों के वो काम की चीज है। दूसरी चीज ये कि देखो, ये होती है या नहीं होती वो मैंने बता दी कि सेटिंग होती है, करनी भी चाहिए, लेकिन इससे फॉलोवर्स बढ़ते हैं, इन पे विश्वास है क्या नहीं है क्या? देखो, अगर ये चीजें ऐसी होती कि जैसे वो बताते हैं कि ये करो एकदम ऐसा हो जाएगा, तो किसी के भी ना फिर वो कम ना रहते, फिर सबके मिलियंस में ही होते फॉलोवर। तो इन चीजों से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें कई बार न्यूट्रल हो सकती हैं, नेगेटिव कुछ नहीं होगा। तो ये सेटिंग कर लेनी चाहिए जो वो बता रहे हैं। अगर आपने अभी तक ऐप में नहीं देखी, तो जो जो आपको लगे कि ठीक लग रही है, कर सकते हैं, वो आप कर लो, उससे नेगेटिव कुछ नहीं होगा आपके अकाउंट में। लेकिन हाँ, आप सोचो कि वो सेकंड इधर सेटिंग ऑन करी और इधर वायरल हो गया आपका चैनल, या जो भी कंटेंट का प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। तो मैंने भी जो जनरल हैं, जो जरूरी हैं, वो सब कर रखी हैं ऑन, लेकिन वीडियो देख के नहीं करी। मैं पर्सनली बताऊं, मैंने तो ऐप खोल के उसकी सेटिंग में जाके खुद ही देख देख के कर रखा था। तो इस तरीके की वीडियो मेरी फीड पे आती भी कम है, क्योंकि मैं देखती नहीं। ठीक है। अब ये मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, जो लोग नए हैं वो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या हुआ, वीडियो शुरू हुई और ये बातें करना शुरू कर दिया। तो ये एपिसोड है आओ बहन बातें करेगा, जो चैनल का नाम भी है। यहाँ पर हम औरतों के जीवन से जुड़ी, मेनली कभी कभार आ जाते हैं किसी किसी पुरुष के भी सवाल, औरतों के जीवन से जुड़ी हुई छोटी बड़ी समस्याओं को यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ, उनके कमेंट्स लाइव, और फिर उनके जो समझदारी से जितना हो सकता है उनका हल निकालने की कोशिश की जाती है। तो अच्छी बात यह है कि काफी लोगों का फायदा भी हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्टेड हो रही हैं, मेंटली वो खुद सॉर्टेड हो रहे हैं। चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं, एपिसोड 210, जिसमें आपको मिलेंगे एपिसोड 208 के जवाब। आओ बहन बातें करें। पहला क्वेश्चन तो मैंने इंट्रो में पढ़ ही दिया। दूसरा है, मैम मेरी ननद जब भी आती है मेरे साथ किचन का काम करवाती है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो किचन में किसी बाबा जी का प्रवचन लगा के फोन को फुल साउंड पर रख देती है। मुझे इरिटेशन होती है लाउड साउंड से। मैंने बोला साउंड कम कर दो या ब्लूटूथ लगा लो, तो नहीं मानती, कहती है प्रवचन सुनना चाहे। मेरे हस्बैंड ने ब्लूटूथ दिया, कान में लगाने को तो नहीं ली, और कहती है आप लोगों में अभी कान्हा जी की कृपा नहीं हुई है। पर मैम, मॉर्निंग के टाइम सबके घर में काम का प्रेशर होता है, सुबह मैं दिमाग शांत रख के काम करती हूँ, ज्यादा साउंड से मैं काम पे फोकस नहीं कर पाती, और अकेले रूम में जाके सुनने को कहें तो जाती भी नहीं है। मैम मैं उन्हें कैसे समझाऊं, आप बताएं। देखो, दोनों तरीके आपने अप्लाई कर लिए। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है, आपको शांत रह के काम करने की आदत है, तो आप अपना, अब ये हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई हल्का सा म्यूजिक सुन के आप अपना ईयरपोर्ट लगा लो कान में, है ना। तो उससे क्या होगा कि बिल्कुल शांति तो नहीं होगी, लेकिन जो आवाज है वो आपकी पसंद की होगी, तो शायद आपको काम करने में आसानी हो जाए। सिंपल आप सोचो रुई लगा लूं, कुछ लगा लूं, तो वो कुछ काम नहीं करता। लेकिन अगर आपने अपने फोन में अपनी पसंद का कोई ऑडियो बजा के और उसको सुनना शुरू कर दिया, तो वहां से डिस्टरबेंस खत्म, अपनी पसंद की चॉइस में हम काम कर पाते हैं। ठीक है। तो कुछ भी सूदिंग सा म्यूजिक, लेकिन कह ही सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि कितने दिन को आई हैं, तो आप थोड़ा सा सब्र कर लो, है ना। इरिटेशन हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर उस वजह से काम लेट भी हो रहे हैं, तो आपके पास एक रीजन है कि भाई उस वजह से हो रहे हैं लेट, मैं कुछ नहीं कर सकती। दीदी को मैंने हर तरीके से कह के देख लिया, थोड़ा सा धीरज रख लो। अगर मेहमानदारी में ही है तो, परमानेंट है तो वो सोल्यूशन है कि परमानेंट वाले चक्कर में तो फिर आपको अपना कुछ कर लेना चाहिए, अपने कानों में कुछ अलग अपना ईयरफोन लगा लो, वो नहीं लगा रही तो। नेक्स्ट, दीदी आपकी बेटियों ने ब्रेस्ट फीडिंग कब बंद की थी और आपने फीडिंग बंद करने के लिए क्या किया, प्लीज बताएं। मेरी बेटी अभी फीड करती है। मेरे बच्चे तो 2.5 साल के थे
लगभग जब उन्होंने छोड़ दिया था। और ज्यादा प्रॉब्लम मुझे इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं ऑलरेडी स्कूल जाती थी, तो बोतल उनको लगाई हुई थी, वो पीती थी मेरे पीछे वैसे भी। तो थोड़ा सी कोशिश करी और फिर वो छोड़ दिया। मतलब बच्चों को झूठ वूठ बहका देते हैं कि चोट लग गई है, वो इतना ही करना पड़ा था। नेक्स्ट, मेरे इन लॉज टॉक्सिक हैं, अब हम अलग रहते हैं, बट हबी का ऑफिस ससुराल के, उन्हें छुट्टी वाले दिन भी 7 AM और 2:30 PM और ऑफिस जाना होता है 10 मिनट्स के लिए। दूर की वजह से अप डाउन पॉसिबल नहीं है, तो फुल डे ही हो जाता है। ऑफ वाले दिन भी, इवन फेस्टिवल्स पे भी यही हाल है। अब सास ने 2 गली छोड़कर एक फ्लोर लिया है, 2 गली छोड़कर नंद का घर है, वापस बुला रही है कि आ जाओ न्यू घर में रह लो, बट वहां का माहौल देख के हम दोनों का मन नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझसे अभी की हालत देखी नहीं जाती, बेचारे धूप हो बारिश हो सब में भागते ही रहते हैं, रेस्ट नहीं मिलता उन्हें। उन्हें रेस्ट मिले इस चक्कर में कभी टाइम मिल भी गया तो कहीं नहीं जाती। अभी कहते हैं कि सैटरडे ऑफिस होता है, ये बात बता रखा है ससुराल में, बट वहां रहने पे पता चल जाएगा, फिर उनके पहले जैसा हाल होगा। डेली कहीं ना कहीं जाना और फिजूल खर्च करवाना, क्योंकि बीज एंड के बच्चों को बहन होगा ले आई है, और बाहर घूमना खिलाना एंड ऑल मना करने पे कलेश हो जाता है। सास बहुत ही मैनिपुलेट करती है, हर चीज को इमोशनली ब्लैकमेलिंग करती है। इन सब के चक्कर में हमारे बीच में लड़ाई हो जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इन सब से बच के तो मैं निकली थी वहां से, तब हस्बैंड की इस ड्यूटी में 2 लोग थे, तब एक रिटायर हो गए, तो अकेले पड़ गए हैं। क्या करूं, प्लीज गाइड करें मैम। आपके हस्बैंड भले काम उन पे थोड़ा सा ज्यादा, काम क्या मतलब घर पे फ्री टाइम नहीं मिल रहा उन्हें, है ना, ये एक इशू है। लेकिन जब वो आ रहे हैं, आप थोड़ा एडजस्ट कर रही हो, सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि अपना जैसे अलग रह रहे हो शांति से वैसे ही रहते रहो। काम का हमेशा एक सा नहीं रहता, 2 से वो 1 हुए, वर्कलोड बढ़ा, कल को 1 से फिर 2 हो जाएंगे, नहीं तो आदत पड़ जाएगी ज्यादा काम करने की। कुछ हल निकल जाएगा, वापस जाना बैड चॉइस। नेक्स्ट, दीदी एपिसोड 204 से ही हर बार कमेंट कर रही हूँ, पता नहीं कमेंट डिलीट हो जाता है कैसे और क्यों, आई डोंट नो, या लेंथी की वजह से स्किप हो जाता है। देखो मैं स्किप तो कर नहीं रही, और इन्हीं का ही कमेंट है, ये मैंने पढ़ लिया, ठीक है, तो ये इनका काम हो गया, आज मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। नेक्स्ट, हाय मैम, बात थोड़ी पर्सनल है। मेरे हस्बैंड का अफेयर 10 साल से है एक एजिड लेडी के साथ। मेरे बच्चे 20 और 17 साल के हैं। हस्बैंड सुधर भी नहीं रहे और मुझे भी डिवोर्स नहीं दे रहे। उनकी फैमिली उनको ही सपोर्ट कर रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, बच्चों को नहीं छोड़ सकती, क्या करूं। साइलेंट डिवोर्स, आपके पति आपके नहीं रहे, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। बच्चों के लिए रुकी हुई हो, रुकी रहो, तो बच्चों के लिए ही रुको कि मैं तो इनके लिए ही रुकी हूँ। जितनी बार इस चीज को दोहरा लोगी उतनी बार आपका कलेश कम हो जाएगा। जब आपके करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो सबर कर लेना ठीक, कि उस झूठन भरे आदमी को हमें चाहिए ही नहीं। वो भी खुश, आप भी खुश अपने बच्चों के साथ। उनको ठीक करने की कोशिश अब रहने दो करना थोड़े दिन, क्या पता उसके बाद कुछ हो जाए। नेक्स्ट, दी मैंने अपने बेटे को उसकी दादी से मिलाने का सोचा था, बट उनके पास से कोई रिप्लाई नहीं आया। व्हाट कैन आई डू नाउ। तो नहीं आया रिप्लाई तो मत जाओ। नेक्स्ट, डार्क सर्कल की वजह से मेरी आंखें धंसती चली जा रही हैं, क्या करूं। एज 26। देखो डार्क सर्कल के लिए मेरे खुद हैं, है ना, अच्छी नींद, जितनी आपकी शरीर आपको लगे कि हाँ मतलब ठीक नींद आ गई। मैं खुद 6.5 घंटे की लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि जब मैं 10 घंटे की नींद लेती थी तो मेरे डार्क सर्कल नहीं थे। हेरिडिटी है तो वो रहेंगे। इवन अब आराध्या को भी स्टार्ट हो गए, जबकि वो तो इतना ज्यादा सोती है, आराम करती है, सब कुछ है, उसे कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन उसको भी हो गए। तो आप अपनी हेरिडिटी से नहीं लड़ सकते। अगर हेरिडिटी की वजह से है तो आप, बस ये है कि आपकी मम्मी ने जितनी केयर करी होगी उससे ज्यादा आप कर लोगे। अब मैं अपनी मम्मी का मैं आपको बताऊं तो वो भीषण थी उनकी स्थिति, मेरी एज तक आते आते तो उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। मतलब फोन नहीं है उस टाइम पे ऐसे कि फोटो वगैरह मैं आपको दिखा पाऊं, लेकिन जो एक आध फोटो आपने देखी भी होगी उसमें देखो उनका चेहरा नजर ही नहीं आता, पूरा का पूरा खराब हुआ हुआ है स्किन टोन उनकी, जबकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे जैसी रही होगी। अब मुझसे बेटर आराध्या रहेगी, है ना। तो स्किन केयर आपका डेली का जो मूड होना है, आप स्किन के लिए आंखों में क्रीम कौन सी लगा रहे हो, या फिर जो नेचुरल है खाना पीना, या फिर आयरन की कमी, इन सब चीजों पे जो पॉसिबल है और जो रेमेडी बार बार आ रही है आपके सामने, ये मान के चलो कि वो कारगर है। ये नहीं कि जो देखा वही अप्लाई कर लिया। अच्छे से देखो, 10 जगह 12 जगह 20 जगह देखो,
फिर जो रेमेडी बार बार रिपीट हो रही है, जो तरीके बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको आप अप्लाई करो। तो ऐसा नहीं है आप बिल्कुल निजात नहीं पा सकते, है ना। लेकिन अगर 26 में भी आंखें धस रही हैं, इसका मतलब कुछ है ऐसा जिससे आप लड़ नहीं पा रहे। बाकी आप उसको कम कर लोगे। ढेरों उपाय हैं, उनमें से आप देखो कि आपको कौन सा ठीक लग रहा है। नेक्स्ट, मैम लोग इतना काम करने के बाद भी सारा किए हुए पर पानी फेर देते हैं। ज्वाइंट फैमिली में रह के इतने साल सबकी सेवा करी, जिसने जैसा कहा वैसा उसको दिया, पर आज सब अपने मुकाम पर पहुंच गए तो सबने मेरे हस्बैंड और मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, कोई पूछता नहीं है, ऐसे सबके साथ रह के भी अकेला महसूस करती हूँ। क्या करूं दीदी, जिससे ज्यादा टेंशन ना लूं और अपनी लाइफ में खुश रहूं। इसके लिए कुछ करना नहीं है, यही करना है कि अपनी लाइफ में खुश रहना शुरू करना है। कुछ करने से आप खुश नहीं रहोगे, खुश रहने से आप खुश रहोगी। तो सिंपल है कि ठीक है, देखो क्लास में पढ़ते हैं, इतने सारे बच्चे होते हैं, साथ में दोस्त बनते हैं, बहुत पक्के दोस्त भी बनते हैं, फिर अलग अलग लाइंस चूज करते हैं, कई बार आगे तक भी साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर जॉब में जाके अलग हो जाते हैं। तो फिर एक आदमी के अंदर एक आती है ना एक्सेप्टेंस की भाई मुझे अब उसके बिना ही रहना है। तो सेम फैमिली में भी आप करो कि मैं ये नहीं कहती कि दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, आपने इतने साल अपनी टाइम एनर्जी लव सब में उसमें इन्वेस्ट करा, वहां से आपको धोखा मिला या उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जो आप चाह रहे थे। ठीक है, हो गया, दुख हो गया, अब उसे एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। अब आप फ्री भी तो हो गई। ये तो सोचो आप 8-10 जनों का काम करती थी, अब आपको अपना परिवार का काम करना है, आपके पास फ्री टाइम होगा। फाइनली आप बहुत सारी चीजें ऐसी कर पाओगी जो आप ज्वाइंट फैमिली के कामों की वजह से नहीं कर पाती थी। तो न्यू फेज स्टार्ट है, उसको पॉजिटिव वे में लो, एंजॉय अपने आप करना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट, हाय दी, मेरा नाम जया है, मैं आपके वीडियोस बहुत पहले से देखती हूँ, आपने जी नई कला किताब में बताया था, वो वीडियो का लिंक ले लगा देना दी प्लीज। देखो 1000 से ऊपर वीडियो होगी लिव लाइफ इजी में इवन, लेकिन मैंने देखा है आप अगर गूगल पे टाइप करते हो जीवन ये जीने की कला बुक, तो उसमें गूगल सर्च में मेरी वो वाली वीडियो दिखाई देती है। मैंने खुद देखा था 1-2 बार, तो आप वहां से जाके देख लो, इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट, आपका सूट बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, इसका लिंक दे देना। अक्सर जो सूट मैं पहनती हूँ उसका लिंक दे देती हूँ। ये वाला सूट जैसे मिंत्रा से है, 629 रुपए का सिर्फ है। तो जो भी मैं पहनती हूँ सूट आई एम वेयरिंग करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप वहां से चेक कर लिया करो। नेक्स्ट दी, मैंने पहले भी आपको कमेंट किए थे, मुझे उसके आंसर मिल गए, उनका सोल्यूशन भी, उसके लिए दिल से थैंक यू। लेकिन मेरे हस्बैंड अब भी ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करते नौटंकी भी, एक दिन उन्होंने खुद को चाकू भी मार लिया, अरे बाप रे। ससुर बोलते हैं साथ रहो निकल जाएगी जिंदगी, माँ बाप बोलते हैं अलग रहो। मैं इंटरनेशनल स्कूल में टीचिंग करती हूँ, मेरे पहले पति की खेती है जिससे मुझे पैसे आते हैं, मैं पति के साथ रहूं या अकेली, अपने बच्चे के साथ दी प्लीज आंसर कीजिए। देखो आप अपने पति के साथ ही रहो, लेकिन जो उनका वो है ना थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ये कि चक्कू मार लिया, इसका साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो जितना हो सके प्यार से समझा बुझा के शांत रह के, मतलब अपनी तरफ से ना, मैं ये कह रही हूँ कि पूरी कोशिश एक बार कर लो। एकदम से शादी तोड़ना छोड़ना निकलना, है ना, वैसे ही आज के टाइम में ना पेशेंस बहुत कम हो गया लोगों में। जब कभी मैं अखबार पढ़ती हूँ, अव्वल मेरे हस्बैंड ना मुझे मतलब कई बार वो करते हैं, वो मतलब ताना कह लो इस तरीके की वो टोन में मेरे को कई बार टोकते हैं कि अखबार तो तुम पढ़ती नहीं। जब मैं कभी किसी बुराई के बारे में बात करती हूँ ना, कहीं है इतना बुरा हो रहा है दुनिया में, ऐसे भी होता है दुनिया में, तो उनका हमेशा वहां से एक टोंट सा आता है कि अखबार तो तुम पढ़ती नहीं, वो तो बस मैं पढ़ता हूँ। लेकिन अखबार ना पढ़ने की वजह यही है कि उसमें इतनी निगेटिविटी होती है कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती। सही बताऊं तो मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ ना, फिर मेरे को लगता है क्या ही हो रहा है दुनिया में। लेकिन एक सार जो इसमें से निकल के आता है वो ये आता है कि लोगों में सब्र कम हो रहा है। तो इसलिए एकदम शादी से निकलना ये वो नहीं मैं कहूंगी। आप उनको किसी भी तरीके से जो आपको समझ में आ रहा है कि ये करके देख, क्या पता मेरे हस्बैंड को मेरी बात समझ में आ जाए, आप अपनी पहले पूरी कोशिश कर लो। जिस दिन लगे ना मेरा सब्र जवाब दे गया, अब इस आदमी के साथ नहीं रहा जाएगा, उस दिन निकलने की सोचना, उस दिन फिर दोबारा अपने आप को मौका मत देना कि फिर सोचो, क्योंकि आपने अभी अपना 100% अपना दे चुकी होंगी। तो ना सास ससुर की सुनो इस बात में, ना पेरेंट्स की, उनको रात दिन उस आदमी के साथ नहीं रहना, रहना आपको है। तो आप डिसाइड करोगी, और आप अच्छे से डिसाइड तब कर पाओगे जब आप अपनी पूरी कोशिश एक बार कर लोगी। जिस दिन लगे कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर लिया, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती, तब भी स्थिति बेकार है, उस दिन निकलने की सोचना, बस ले लोगे डिसीजन, हो जाएगा। नेक्स्ट,
दी आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें इंडिविजुअली काम करना चाहिए ताकि एनर्जी एक ही जगह वेस्ट ना हो। मेरी भी अभी समर वेकेशन चल रही है, जबकि वो डेली जॉब पर जा रहे हैं। कहीं आउट ऑफ सिटी जाना हो तो मीलों दूर ड्राइव करते हैं, इसलिए काम की तुलना तो है ही नहीं कहीं भी। मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ, बट इंस्टाग्राम पर अकाउंट डिलीट करना पड़ा, सम सिक्योरिटी रीजन। प्लीज कोई रास्ता बताएं आपसे मिलने का। जब भी जोधपुर आए, आई एम ऑलवेज रेडी टू होस्ट यू। आपके सजेशन से सब इजियली बीकानेर से जोधपुर शिफ्ट हो गई हूँ। जॉब भी अच्छी चल रही है, अभी वेकेशन है, बट उन्हें रोज न्यू स्किल सीखने और उलझे कामों को पूरा करने में लग रही हूँ। यू आर माई इंस्पिरेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्थी दी। होम साइंस विद पूजा, आपका ये चैनल है क्या है? मतलब आप ये भी तो कर सकते हो, अगर इंस्टाग्राम पे वैसे नहीं हो, आप एफबी पे भी मेरे लिव लाइफ इजी के नाम से, जस्टिफाई योर ब्लेसिंग विद सुनीता के नाम से पेज है, आप उसको फॉलो करके अगर वहां पे मैसेज करोगी तो वो भी मेरे पास आ जाएगा। अगर एफबी चलाते हो तो वहां से भी कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, आप बहुत समझदार हो मैम। थैंक यू जी। अब हमारा क्या है जी, अगला आ गया क्वेश्चन। हेलो दी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने ज्वाइंट प्रॉपर्टी ली थी। उन्होंने बोला था दोनों हाफ हाफ ईएमआई भर देंगे। अब ईएमआई आने लगी तो बहाने बना रहे हैं। ईएमआई मेरी सैलरी अकाउंट से जाती है, मेरे पास खर्चे के पैसे नहीं बचते। मेरा बच्चा भी मेरे पास है, सिटी की मेरी पोस्टिंग है, मैंने गोल्ड लोन भी लिया था प्रॉपर्टी के लिए। अब मैं गोल्ड लोन में पैसा कहाँ से डालूं और अपना खर्चा कैसे चलाऊं? मेरे हस्बैंड शुरू से मेरी सैलरी के पीछे पड़े हैं। मैं उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस और डिवोर्स फाइल करना चाहती हूँ। घर वालों ने भी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया है, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। बहुत फाइनेंशियल अब्यूज हुआ है मेरा, काइंडली गाइड। जो जॉइंट प्रॉपर्टी ली थी ना भाई, मेरे को अभी, मैंने कभी बैंक से लोन लेके प्रॉपर्टी ली नहीं, लेकिन इतना मेरे को लॉजिकली समझ में आता है, अगर हम उसकी किस्त नहीं चुकाते तो क्या होगा? एंड में वो प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, यही तो होगा। तो अगर वो अपनी बात से पलट गए और आपको इतने फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया, तो आप ईएमआई भरना बंद कर दो बैंक में कह के, कर लेंगे प्रॉपर्टी जब्त, बात खत्म हुई, आपकी सैलरी बच गई। अगर आपकी गुंजाइश ही नहीं है और वो दे नहीं रहे, ऐसे कब तक चलेगा? नाम दोनों का है प्रॉपर्टी में, हक लेने वो फिर आ जाएंगे। तो अगर इतनी बदतमीजी सामने से हो रही है तो थोड़ी आप भी कर सकते हो फिर इस हिसाब से। तो नेक्स्ट, ऑफिस में एक व्यक्ति मेरे बारे में ये अफवाह फैला रहा है कि मेरे साथ उसका कोई संबंध है। पहले मैं केवल आधिकारिक काम के सिलसिले में उसके साथ बैठती थी, लेकिन उसने उसी बात को गलत तरीके से पेश करके अफवाह बना दी। अब मुझे ऑफिस में बहुत असहज महसूस होता है। ऐसा लगता है सब लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। इस वजह से मुझे शर्मिंदगी और मानसिक तनाव महसूस हो रहा है। देखो, एक तो आप ना बाकी सबसे बात करना बिल्कुल बंद मत करना, पहली चीज। दूसरा, जब वो व्यक्ति आपसे जब भी पब्लिकली बात करे ना, दो चार लोगों के सामने, उससे इतना रूडली और कहीं ना कहीं, जैसे मतलब मैं तो अपनी भाषा में कहती हूँ कि काटने के लिए बैठी हूँ। और मैं करती हूँ ये चीज। जो लंपट से रहते हैं ना, होते हैं, मतलब ये नहीं है कि हम 40+ हो गए, 45 हो गए तो इस तरीके की हरकतें करने वाले मिलेंगे नहीं। जो लंपट होते हैं उनके साथ में बात कर रही हूँ आराम से, उनको लग रहा है कि कुछ और है, या फिर वो इतनी बात को पता नहीं क्या मान के चल रहे हैं, और इससे पहले कि वो इधर उधर फैलाएं या कुछ करें, जब मुझे लगता है कि ये बंदा अदरवाइज ले रहा है इस चीज को, है ना, तो मैं तुरंत, जितने भी 7-5 लोगों के बीच में हम बैठे होते हैं ना, मैं इतना मतलब दो टूक ऐसा खड़ा जवाब उसको दे देती हूँ कि उसको खड़े खड़े कहना चाहिए, शर्मिंदा कर देना। उस बात पे नहीं कि तुम मुझे छेड़ रहा है, ऐसे नहीं, किसी और बात पे वो जो भी कह रहा है उसकी बात पे उसे जलील कर देती हूँ। कुल मिला के वो इतना खार खा जाए आपसे कि भैया इससे तो दूर रहना भला। और मजाक में ही, ये नहीं कि लड़ाई हो गई कि ये वो, लेकिन वो झंड इतना हो जाए कि उसको ना आपसे बात करना, आपके साथ नाम जोड़ना, मतलब आपसे दूरी बना के रखना उसे ज्यादा कंफर्टेबल लगे। उसको जब वो बोले तभी उसकी छींकते ही, कहते हैं एक कहावत है, छींकते ही नाक काटना, उसके साथ वो करो। और जब दो चार लोग देख लेंगे ना कि भैया ये तो कह रहा संबंध है संबंध है, वो तो इसे जूते की नोक पर नहीं रख रही, कभी भी इसकी उतार देती है इज्जत, धीरे धीरे वापस आ जाएगी आपकी इमेज। ऐसा कुछ नहीं है, बिगाड़ने वाले बिगाड़ देते हैं, उस टाइम पर लगता है, लेकिन दोबारा बनानी पॉसिबल है। मेरे साथ ये चीजें हुई हैं जब मुझे अकल नहीं थी। ठीक है, मैंने क्लैरिफिकेशन नहीं देना जरूरी समझा, मैंने सबके सामने उसकी बेइज्जती करना जरूरी नहीं समझा, और बदले में मेरी इमेज इतनी ज्यादा खराब हो गई सब जगह। लेकिन जिस दिन मुझे समझ में आया कि मेरी इमेज इतनी खराब हो गई है, जब मुझे आके पता चल गई है लोगों से, पहले तो ये है ना, मैं कनेक्शन में ही नहीं हूँ लोगों के,
तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी बदनामी भी हो रही है। और जब मुझे पता चल गई, उसके बाद फिर मैंने एग्जैक्टली यही किया। सबसे बात करती थी मैं, किसी से भी कोई आप मुझसे सामने से बात करे तो ठीक, नहीं तो मैं खुद बात कर रही हूँ। सबके सामने अपना व्यक्तित्व पेश करो, और दूसरी चीज, उसकी किसी भी बात का सीधे मुंह जवाब देने की जरूरत नहीं है। हर जगह जलील करो उसे, हर जगह। क्योंकि गुस्सा तो आपको दिलाने की जरूरत ही नहीं है, गुस्सा तो पहले ही है, क्योंकि उसने आपकी इमेज खराब करी है। आपको तो सिर्फ उस गुस्से को सही राह दिखानी है। ठीक है। नेक्स्ट मैम, मेरे दो सवाल हैं। पहला, मेरा 5 साल का एक बच्चा है, वो अपने कॉपी करता है एंड अपने पापा को ड्रिंक करते हुए देखता है, उन्हें रोकता है। मेरे साथ लड़ाई होने पर मेरे बदतमीजी करता है, तब मैं उसकी पिटाई लगा देती हूँ। मैं क्या करूँ जिससे अभी का इफेक्ट बच्चे पर कम पड़े? एंड सेकंड सवाल का, ब्लैक कपड़ों के कैसे वॉश करें वो ब्लैक रहें, एंड जो व्हाइट हो गए हैं वो दोबारा जेट ब्लैक हो जाएं? भाई, काले को दोबारा काला करने का मेरे पास तो कोई आइडिया है नहीं। मैं इतनी कुशल गृहिणी हूं नहीं कि मेरे पास बहुत सारे नुस्खे हैं। नुस्खों वाले चैनल भी मतलब मैं देखती हूँ ना, तो मेरे को लगता है इतना कौन करेगा। नॉर्मली चलती है मेरी तो गाड़ी, वो ज्यादा आसान है। क्योंकि बच्चा कॉपी कर रहा है पापा की। देखो, बच्चे किसकी कॉपी करते हैं? जिसका उन्हें लगता है कि उसके पास ज्यादा पावर है। ठीक है। कौन ज्यादा अच्छी स्थिति में जीवन जी रहा है, बच्चे उसकी कॉपी करते हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी उसके सामने ऐसी पेश करेंगी ना कि आप कहीं ज्यादा बेहतर हैं उसके पापा से, तो वो आपको सुनेगा भी, आपकी कॉपी भी करेगा। सिंपल है। अगर उसको अपने पिता के प्रभाव से बाहर निकालना है, तो आपको प्रभावशाली बनना पड़ेगा, कम से कम अपने बेटे की नजरों में। नेक्स्ट, मैं वर्किंग हूँ, बेबी 5 मंथ का है। MIL बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। फुल टाइम मेड लगाने का सोच रही हूँ, बट मेड और सास मिलकर चुगली करके मुझे परेशान करेंगे। ऐसा झाड़ू पोछा बर्तन वाली मेड के साथ हो चुका। जानना चाहती हूँ कितने साल तक फुल टाइम मेड की नीड रहती है बेबी को, और कब हम पार्ट टाइम मेड पे रिलाय कर सकते हैं। मेड मिल भी वाले MIL वाले इशू से कैसे डील करूं? मेरी जॉब डिमांडिंग है और टाइम 9 to 9 है। देखो, फुल टाइम मेड की जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी अगर आपकी जॉब 9 to 9 है तो, है ना? क्योंकि बच्चा कभी भी इस लायक नहीं होगा, कम से कम जब तक वो, मैं आपको बताऊं, कम से कम जब तक वो 10 साल का नहीं हो जाता, तब तक आप उसको अकेले घर पे अपने आत्मनिर्भर बन के नहीं सोच सकते। हालांकि बच्चा 6 साल से काफी कुछ वो करना शुरू कर देता है। आप वर्किंग हो, ऑटोमेटिक उसमें समझ आएगी, खुद बहुत सारी चीजें करने लगेगा। लेकिन आप उस बच्चे को बिल्कुल अकेला छोड़ सको कि वो अपना पूरा ध्यान, पूरा काम कर सके, थोड़ा बहुत अपने लिए खा भी ले, बना भी ले, वो 10 साल से पहले नहीं होने का। ठीक है। दूसरी चीज, MIL सपोर्ट करती नहीं, तो फुल टाइम मेड की नीड तो आपको हमेशा रहेगी, है ना? स्कूल जाने लगेगा तो वो घर का काम करेगी, फिर वहां से आएगा तो बच्चे का ध्यान रखेगी। और जो दूसरी चीज ये है कि वो मिलके चुगली करेंगी और फिर मेरे को परेशान करेंगी। चुगली करने तक आप बिल्कुल परेशान मत हो, उनका टाइम है, खाली बैठी है, उनका मुंह है, जो चाहे बोले। अगर आपको फर्क नहीं पड़ेगा तो आपका प्रॉब्लम खत्म। अगर वो चुगली करने के बाद फिर आपसे कुछ कहना सुनना हो रहा है तो आगे की बात है। और मुझे लगता है 9 to 9 वाली जॉब में उतना टाइम आपके पास मिलेगा नहीं कि आप उनसे कुछ बात सुनो या कहो। ठीक है। तो अगर आपस में वो एंटरटेनमेंट के लिए चुगली कर रही हैं तो उन्हें कर लेने दो। आप उससे ऊपर हो और ऊपर ही रहो। ठीक है। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे हस्बैंड बहुत ही टॉक्सिक हैं, कोई भी बात को सीधे गाली देने लगते हैं। मुझे और मेरे परिवार को, इनकी बहन भी, जब भी उसके और जीजा जी में लड़ाई होती है तो तुरंत कॉल करके अपने भाई से बोलती है मैंने या मेरी माँ ने भड़काया है। जबकि मैंने ब्लॉक कर रखा है। मेरी माँ कभी फोन नहीं करती, कभी खुद से आता है तो राजी खुशी लेती है, लेकिन ये गाली देने लगता है। मुझसे बोल रहे हैं मैं उन्हें भी ब्लॉक करने को कहूँ, लेकिन अगर जब भी ये मुझे परेशान करेंगे तो वो किससे कहें? क्योंकि इनके डीवी के बाद डीवी के बाद उन्होंने ही गारंटी ली थी, आगे से ये मुझे मैरिज नहीं, मारेंगे नहीं, गाली नहीं देंगे। अब हाथ तो नहीं उठा रहे, लेकिन गाली कभी देने लगते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इनके पापा मुझे थोड़े दिन कहकर समझाते हैं सब ठीक हो जाएगा, बच्चा है, उस पर ध्यान दो। मुझे क्या करना चाहिए दी? आपके मतलब नंदोई ने आपको वो करा था, गारंटी ली थी कि सही रखेंगे, ये वो करेंगे। देखो, वो कह रही है, ठीक है, इन्होंने भड़काया होगा या कुछ और है, जो कुछ भी है, कह दिया करो कि कॉल लिस्ट देख लो, कॉल रिकॉर्ड सुन लो।
या फिर आप अपने फोन से उनका कर ही दो ब्लॉक। अगर उनका है नंबर करना है, जब कभी उनसे बात करनी है, कि मैं तो आपके फोन से ही बात करती हूँ उनसे, मेरे फोन में तो उनका नंबर ही नहीं है, ब्लॉक कर रखा है। तो ये तसल्ली देने वाली बात है, मतलब तसल्ली अगर देनी हो तो ये तरीके हो सकते हैं, बाकी जरूरत ही नहीं है। अगर कोई पागल है, हर चीज का बिल हम पे फाड़ रहा है, तो फाड़ता रहे, क्रैक वो है। आप तो सीधे बस ये बोल दो भाई मैंने नहीं किया, यकीन करना है करो, नहीं करना है भाड़ में जाओ दोनों भाई बहन। नेक्स्ट, आपके विभाग की मीटिंग कहाँ पर होती है बताओ प्लीज। हमारी तो कहीं कभी वो कहीं भी हो जाती है। कभी बीआरसी बुलाया जाता है, कभी यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है, कभी तहसील बुलाया जाता है, कभी भी बुला लेते हैं हम। नेक्स्ट, अभी मेरी ये स्थिति है कि लोगों के बदले रूप को देखकर बहुत परेशान रहती हूँ। दुनिया में सबको बहुत गहराई से देख पा रही हूँ, जैसे कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, फिर दुख होता है। अभी वो स्टेप नहीं आया कि समझा लूं खुद को। 38 की एज में भी इस दुनिया में अजनबी सी हूँ। सीख जाओगी बहन थोड़े दिन में। बहुत टाइम बाद आता है समझ में, लेकिन मुझे लगता है फिर भी आ गया। मेरे से बड़े बड़े या जो बिल्कुल रिटायरमेंट की एज पे हैं, उन लोगों को भी मैं देख रही हूँ कि इतनी समझ उनमें किसी में है, किसी में नहीं है। तो जो कोशिश करेगा उसको आ भी जाएगी समझ धीरे धीरे। नेक्स्ट, हाय मैम, फर्स्ट नाइट के टाइम हस्बैंड के बीएफ के बारे में बता दिया हस्बैंड को। मेरी शादी हबी के ड्रिंक स्किप कराने के लिए हुई थी, वैसे मैं अब अवॉइड करती हूँ, बट कभी फ्यूचर को सोचकर कुछ बोलती हूँ तो कहते हैं हम पी तो रहे हैं, किसी की लड़की के नहीं छेड़ रहे। यस, शादी के बाद दूसरे से तो नहीं लग रहा हूँ, 7 साल हो गए इस कंडीशन को। तो आपको क्या ही जरूरत थी महान बन के बताने की। ये सब कहते हैं शादी से पहले जो कुछ हुआ बता देना चाहिए। अरे जो शादी से पहले हुआ, मेरा लॉजिक ये रहता है, अगर अब वो हमारे लिए मैटर ही नहीं करता, हम कोई उससे दोबारा मिलने नहीं जा रहे, हम कोई दोबारा रिलेशनशिप में नहीं जा रहे, कुछ नहीं जा रहे, ठीक है, अब वो हमारे सामने आ भी गया तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम उसके जोन से बाहर निकल गए जब भी हमने शादी करी। जब वो अब हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैटर ही नहीं करता, तो उस चीज को एक कड़वे, एक उसको अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत में ही या बाद में भी क्यों बताना है आपको। ये कुछ चीजें इतनी गलत मतलब हम लोगों को बता दी गई है ना, कि इसमें सत्यानाश ही होता है। शादी की नींव सच पे रखी जाती है। अरे तो सच हमने झूठ कब बोला उससे? सीधी सी बात है। किसी का अगर कहीं शादी से पहले कुछ था, मान लो मेरे पति का भी कुछ है या मेरा भी कुछ है, अब हम दोनों उस चीज से बाहर निकल चुके और अब हम 100% डिवोटेड है एक दूसरे के लिए, तो मैटर तो अब ये वाली चीज कर रही है ना। तो हम अपने पुराने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करके कि एक था तो अब क्या करें, था तो 10 भी थे तो क्या करोगे। तो अब आप तो बता चुके हैं, मैं आपको ये नहीं कह रही अब आप पास्ट में जाके ऐसे जज, लेकिन अभी भी जो शादी करेंगी लड़कियां या जो कुछ भी है, भैया ये पहले दिन ही अपने पति को बता देना कि मेरा ये था वो था। अगर आप अभी तक उसमें अटकी हुई हो तो बहन शादी मत करो, और अगर उससे पूरी तरह निकल चुकी हो तो फिर उस पति को बताने का कोई लॉजिक नहीं है। कल को आपका प्रिय प्रेमी सामने भी आके खड़ा हो गया, आपको फर्क तो पड़ना ही नहीं, आप अपने पति की पत्नी बन के रहोगी, तो बात खत्म हुई ना। उसे क्यों बताना है कि इसके साथ मेरा कभी अफेयर था। अब हमारे बीच में कुछ है नहीं है, लेकिन वो आदमी जब भी उसे देखेगा उसे तो वही याद आएगा कि अफेयर था। ये सोच के देखो ना। तो ये जो बताते हैं ना बता देना चाहिए, सब सच बता देना चाहिए, कुछ नहीं छुपाना चाहिए, अबे कुछ छुपाने की चीज है। अगर कोई चीज मैटर ही नहीं कर रही, उस चीज को बताने का कोई फायदा ही नहीं है, तो क्यों बताना है? सिवाय नुकसान के मुझे तो इसमें कोई फायदा समझ में आता नहीं। ठीक है ना। तो एक तो ये चीज गलती हो गई आपकी कि बता दिया। दूसरी चीज, अब ये ताने वो दे रहे हैं, अब ताने आपको सुनने पड़ेंगे। समझदार आदमी होता तो सुन के एडजस्ट करके खत्म हो जाती बात वहीं। लेकिन नहीं जी, अब उसे सुन के ताने भी देना है, तो वो भी उतना कम अकल है, तो दे रहा है, अब आप सुनोगी, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकती। अब आप सिर्फ ये करो कि भैया ठीक है मुझसे गलती हुई है और इसकी सजा मुझे जिंदगी भर शायद इसके तानों के रूप में भुगतनी पड़ेगी। आदत डाल लो उन तानों को सुनने की। अब वो अपनी जब भी ड्रिंक की बात आएगी ना, जब भी यही गाने गाएगा, तो गड़बड़ हो गई है आपसे। लेकिन ठीक है, उन्हें आप ये कह सकती हो कि जो था वो था, अब आप, मेरी जिंदगी आपसे जुड़ी हुई है, आपकी तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया तो कैसे होएगा, फलाना ढिकना, इस तरीके की बातें करके आप उसे कन्विंस कर सकती हो कि हाँ आप 100% अब तो उसी की हो, बहुत प्यार करती हो, तो शायद चेंज हो जाए।
नेक्स्ट, बच्चों कैसा बनाएं कि वो हमारे सरवाइव कर पाए। स्कूल में कजिन्स के साथ मेरी बेटी सबसे पिटती है, फिर शिकायत करती है, पर हम किसी के बच्चे को एक हाथ तक नहीं लगा सकते, हद तक ही कह सकते हैं। देखो ये पिटती और वो वाली चीज तो देखो ये है, अपने घर घर का ना माहौल होता है। अब हम कोई गुंडे थोड़ी बना के भेज रहे हैं बच्चों को कि वो मारपीट करेंगे। और गुस्सा वो भी एक नेचुरल वो है, किसी बच्चे में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, कोई कंट्रोल करता है, कोई नहीं करता। लेकिन आपने उसे घर में कितना अपने इमोशंस को मैनेज करना सिखाया है, ये डिसाइड करता है कि वो घर में जाके क्या करेगा। अब जो वहां पे मारपीट कर रहे हैं, उनके इमोशंस को उनके माँ बाप ने मैनेज करना नहीं सिखाया। ठीक है, तो जैसे आप अपने ऊपर मान के चलो, अब हम नॉर्मल जो हम मिडिल क्लास सामान्य व्यक्ति हैं, अगर हमें कोई मार जाए या हमसे कुछ चुरा ले जाए, हमें कोई धक्का दे दे, हमारे साथ कोई हिंसा कर दे, हम उससे एक हद तक कोशिश करेंगे अपना बचाव करने की। लेकिन मान लो वो है ही प्रोफेशनल गुंडा, उसका हाथ खुला हुआ है, उसने हमें मार दिया, पीट दिया, हमारा निकाल दिया, खून खच्चर कर दिया, तो हम क्या करेंगे? पुलिस के पास जाएंगे ना, उससे लड़ने तो नहीं बैठेंगे कि चक्कू लेके खरीद के लाए जी या रिवॉल्वर लेके आए हम भी गैंग्स ऑफ वासेपुर शुरू कर दिया। ऐसा तो नहीं होता। तो अपने बच्चे को ये सिखाओ कि बेटा देखो, किसी के लिए आप गलत ना करो, लेकिन आपके साथ गलत हो रहा है वो बर्दाश्त करना भी गलत है। तो आपसे अगर हाथ पैर से बराबरी उनसे नहीं हो रही, आप लड़ोगे, वो भी लड़ेंगे, गलती बराबर की हो रही है। अगर आपको वो बिना गलती परेशान करते हैं, मारते हैं, एटलीस्ट सबसे पहले तो भाग के, जो मैं पत्नियों को कहती हूँ कि अगर पति पीट रहा है, आप पलट के मार नहीं सकती तो भाग तो सकती हो, पैर तो नहीं पकड़ रखे उसने आपके। एक तो अपने आप को सबसे पहले पिटने से बचाओ, और दूसरी चीज, प्रिंसिपल से सीधे कंप्लेंट करो जाके, आपकी जरूरत पड़े आप भी जाओ। आप ही तो एक बच्चे को हद से कह सकती हो कि थोड़ा बहुत, लेकिन जब प्रिंसिपल पे जाएगी, उसके माँ बाप भी आएंगे, कुछ ना कुछ एक्शन होगा, हो सकता है फिर वो आपके बच्चे को और ज्यादा करे, लेकिन फिर दोबारा जाओ। तो अपने बच्चे को आप यही सिखा सकते हो कि बेटा बुली सहना गलत बात है ना। ना आप गुंडे के साथ गुंडा बन सकते, ना आप ये है कि पिटते रहोगे। बीच का रास्ता निकालो कि आप जहां अथॉरिटीज हैं वहां पे कंप्लेंट करना सीखो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप कहते हैं हर चीज भगवान पर छोड़ दो, लेकिन मैं ये सोचती हूँ भगवान होते तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है, तब भगवान उनकी हेल्प करने क्यों नहीं आते? आप इस बात पर थोड़ा समझाइए, थैंक यू मैम। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें सुन के पढ़ के ना दिल फट जाता है ना। ये जो आपने कही, मेरे को अब मुंह से कहते हुए भी वो लग रहा है। ये सब चीजें हैं, लेकिन दुनिया में इस टाइम इतना नर्क मचा हुआ है। अब मुझे बार बार आता है, जब मैं महाभारत देखती थी तो उनसे भगवान जी से हमेशा क्वेश्चन किए जाते थे कि आप और भी तो कोई तरीका कर सकते थे, इतने लोगों को मरवाया क्यों? है ना। तो वो वही बात है। अब पता नहीं जो उस बच्ची के साथ जो हुआ, वो उस बच्ची के पूर्व ग्रह क्रम है, या जो उसकी पीड़ा की वजह से उसके माँ बाप जो जीते जी मरने से बुरी पीड़ा झेल रहे हैं, वो उन माँ बाप के बुरे कर्म है कहीं ना कहीं, जो आगे आ गए। है ना। नहीं पता कि क्या इसका लॉजिक है, लेकिन कुछ बच्चों के साथ, या अभी कुछ आपने देखा होगा ना, सबके साथ अच्छा नहीं होता। रियल लाइफ में भी कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको सुन के भी लगता है कि अरे भगवान है भी, इतना बुरा हो जाता है। लेकिन हमें वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आ रहा है ना, हम नहीं जानते कि उसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ है, उसके क्या प्रारब्ध थे, उसके क्या कर्म थे, पिछले से क्या कनेक्शन था उस आदमी का, और उसका क्या था, पहले के जन्म का था, इस जन्म का है। वी डोंट नो। हमारी बहुत छोटी सी गुंजाइश है, सिवाय सब्र करने के हम कुछ कर नहीं सकते। और सब्र से ही उस चीज से आगे निकलने का हमें मौका मिलता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बिल्कुल सब्र टूट जाता है, जिनके साथ होता हो ये चीजें, भैया मैं तो मतलब मैं बता रही हूँ ना, मैं बोल भी नहीं पा रही उस चीज के बारे में। कहीं अखबार में जब उस तरीके के आर्टिकल आते हैं, मैं पढ़ भी नहीं पाती। वीडियो देखना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन लगता है वही है कि भाई अगर इतना बुरा कुछ हुआ है, भगवान तो है, इसमें तो कोई वो नहीं है कि भगवान नहीं है या वो देख नहीं रहे। या तो शुरुआत गलत की यहाँ से हुई है, आगे उसको जो सजा मिलेगी वो न्याय है, या फिर पहले ही कुछ गलत हो चुका और उसके न्याय के रूप में ये इतना बुरा हुआ है।
महाभारत अगर आपने देखी हो, मुझे तो बिल्कुल अच्छे से ये टीवी में जो देखी थी मैंने, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। द्रौपदी के साथ जो इतना बुरा व्यवहार हुआ था, वो तो पैदा ही तभी हुई थी, ना तो उसके कोई पूर्व जन्म के कर्म थे ना कुछ था, लेकिन उसके होने से पहले ही उसके पिता ने ही उसके लिए ऐसा भाग्य मांगा था कि ये सब हो उसके साथ, और हुआ। तो अपने भाग्य से हम नहीं लड़ सकते ना। भाग्य कह लो, दुर्भाग्य कह लो, सौभाग्य कह लो, सब कुछ होता ही है, उससे आप लड़ नहीं सकते। तो उसे भगवान भी चेंज नहीं कर सकते। हमारे लिए तो भगवान अदृश्य हैं, है ना, हम सतयुग में नहीं रह रहे। उनके तो भगवान सखा थे, तब भी नहीं वो बच पाई। समझ रहे हो? तो आदमी अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता। तो ये मुझे लगता है बस किस्मत का फेर है कि कुछ बुरे हमारे लिखे हैं अनुभव और लेने हैं हमें। नेक्स्ट, पता है, अब ये बात चली है तो मैं एक बात बताऊं, ये तो खैर बहुत ही भीषण है रेप वाला। तो जब मैं इनफर्टिलिटी से जूझ रही थी ना, जैसा मुझे भगवान पे अब भरोसा है, मैं हर बात में उनके ऊपर छोड़ती हूँ, बातें करती हूँ। मैं बचपन में भी करती थी, लेकिन जब मेरा इनफर्टिलिटी का फेज आया ना, इतना मुझे कष्ट झेलना पड़ा। मेरी माँ चली गई उस टाइम पे, मतलब मैं अभी भी बात करती हूँ, उस टाइम को याद करती हूँ ना, मेरी आंखों में अभी भी आंसू मतलब अब भी आने लगे। लेकिन मैं जब रोती थी तो मैं कई बार ये करती थी कि मतलब भगवान की, तो मैं मुझे लगता था कि मैं बिलवेड चाइल्ड हूँ, या भगवान मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, या भगवान है मेरे साथ, गलत नहीं होगा, ये सब क्यों हो रहा है। और जबकि मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे शरीर में कोई कमी नहीं है, और जब बाद में हुए बच्चे तो बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के ही हुए, तो वो मेरा विश्वास अटल था। लेकिन ये मुझे बीच में ट्रीटमेंट के नाम पे फिजिकल साइकोलॉजिकल हर तरीके का जो टॉर्चर झेलना पड़ रहा था, उसने मुझे तोड़ दिया था। तो मैंने भगवान जी की पूजा करनी बंद कर दी थी उस टाइम पे, रोती रहती थी। एक दिन, उस टाइम पे ऐसे टीवी नहीं था कि कभी भी कुछ भी देखो, तो मैंने टीवी में ना, मैं हमेशा ऐसे प्ले करती थी कि मतलब जब मैं ज्यादा व्याकुल हो गई, एक दिन की बात बताऊं, तो मैंने ये कहा कि भगवान मैं टीवी ऑन कर रही हूँ, मुझे कुछ ऐसा दिखा दो जिससे मेरे जलते हुए मन पे थोड़ी ठंडक मिले, मुझे सब्र आ जाए। मुझे सब्र नहीं आ रहा, नहीं तो मुझे उठा लो इस जीवन से, मैं तंग आ चुकी, मुझसे नहीं जिया जा रहा। और क्या ही हो जाएगा, मेरे पति की दूसरी शादी हो जाएगी, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मेरी जान से छूटी, मैं जी चुकी, मेरी माँ जा चुकी थी। ना मुझे नौकरी का लालच है, किसके लिए कमाना है, क्या करना है, किसके लिए जीना है, वही लॉजिक ही खत्म हो गया था, जो बिल्कुल डिप्रेशन वाली स्थिति मैं बताती हूँ ना मेरी थी वो। तो उस टाइम पे पता है टीवी में क्या आया, सुदामा वाला एक एपिसोड आया कृष्ण जी का। मैं वो सीरियल कभी देखती नहीं, वो देखा ही नहीं उसे एक एपिसोड के अलावा। वो वाले कृष्ण जी, मैं मतलब वो दूसरा लड़का है, विशाल नाम है शायद उसका भी, वो कृष्ण जी बना हुआ था उसमें। वो एक एपिसोड आया कि सुदामा की स्थिति देख के रुक्मणी जी कह रही हैं उनसे कि तुम्हारा दोस्त है वो इतने कष्ट में है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसकी पत्नी बीमार है, मरने को हो रही है, वो खुद भूखा सो रहा है, उसके बच्चे इतने बिलख रहे हैं, आपको अपने दोस्त पे तो क्या उसके बच्चों पे, छोटे छोटों के भूख देख के भी तरस नहीं आता? तो आप उसको खाना तक नहीं दे सकते, अगर नहीं भी आप उसे वैभव दे रहे। तो उसने यही, भगवान जी कहते हैं कि मतलब मैं खुद रो रहा हूँ, लेकिन मैं चाह के भी उसकी मदद नहीं कर सकता। फिर पूरे एपिसोड में यही दिखाया कि वो रुक्मणी जी के कहने से कोशिश करते हैं उसकी मदद करने की, लेकिन क्योंकि उसका नसीब में वो दुख लिखा है, उसका हाथ में मिला हुआ खाना भी ना गिर जाता है, कुत्ता खा जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, वो खा नहीं पाता, ना अपने बच्चों के लिए कुछ ले जा पाता, क्योंकि उसका वो टाइम ऐसा था कि उसको वो कष्ट झेलने ही थे। और जहां वो सुदामा रो रहा है, जितने आंसू सुदामा के बह रहे हैं, उतने ही आंसू कहीं ना कहीं कान्हा जी बह रहे हैं वहां पे, और वो रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं अपने मित्र की हालत देख के। और वो रो रो के खुद ये कर रहे हैं कि ये विधि कब खत्म होगी, ये विधान कब खत्म होगा, जब मैं अपने दोस्त की मदद कर पाऊंगा, जब इसका टाइम वो दुख वाला जो है वो विधि के हिसाब से जो लिखा है वो खत्म हो जाएगा, उस दिन मैं इसकी मदद कर पाऊंगा। तो वहां पे भगवान जी भी उतना फूट फूट के रो रहे हैं, समझे? तो वो एक चीज देख के मुझे पता नहीं, मतलब ये देख के मुझे आज तक भी, मैं आपको एज इट इज बता रही हूँ ना, इतने साल हो गए, वो समझ में आ गया कि अच्छा, अकेली मैं नहीं रो रही हूँ, मेरे साथ भगवान भी रो रहे हैं कहीं ना कहीं, कि वो मेरी मदद नहीं कर पा रहे, मेरा भी टाइम खराब है। जिस दिन टाइम बदलेगा, जिस दिन टाइम सही आएगा, उस दिन सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। वो सबर आ गया, और वास्तव में उसके बाद जब टाइम सही हुआ, अपने आप चीजें सध गई, कुछ करना ही नहीं पड़ा। हाँ, मैं मतलब मैंने बोला अपने मुंह से ये चीज
कि मैंने बोला था कि मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मेरी बॉडी बिल्कुल सही है, अपने आप होंगे जब होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और हुआ वही सब। ठीक है, हस्बैंड का प्यार, परिवार में जगह, मेरी पढ़ाई की वैल्यू नहीं है या कुछ भी है, जितनी भी परेशानियां थी जिनकी वजह से मुझे लग रहा था कि मेरा तो जीने का ही इरादा छोड़ दूं, वो सब खत्म हो गई। तो भैया ये चीजें जो होती है ना, जिनके साथ बहुत ज्यादा ये दुख वाली स्थिति हो जाती है, उनका यही है कि समय बलवान है, उस समय को भगवान भी नहीं बदल सकते। जो जिसकी विधि में लिख दिया विधाता ने, वो बदलेगा नहीं, उसको वो दुख या सुख भोगना ही है। तो भगवान नहीं है इस चीज में कभी मत पड़ना। बस प्रार्थना करो कि किसी के साथ भी इतना बुरा ना हो कि वो सब झेल ही ना पाए। संयम बने रहे, बस दुख तो आएंगे लेकिन संयम हमारा बना रहे ताकि हम उसे झेल जाएं। नेक्स्ट, अब ये काफी लंबा और डीप टॉपिक हो गया, बट आई थिंक जिसने सुना है पूरा स्किप नहीं किया उसको ये चीज आई होगी कि हाँ ऐसा है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे हस्बैंड सास से दिन में 3-4 बार फोन पर बात करते हैं और घर आकर भी आधे घंटे तक बात करते हैं। सास बच्चों से भी जबरदस्ती बात करती है पर मुझसे कोई मतलब नहीं, पर मेरे हस्बैंड के कान भरती रहती है। मेरे खिलाफ हस्बैंड सास से मिलकर जाते हैं तो वहां से आके उनका बिहेवियर 3-4 दिन तक खराब रहता है। सास के बारे में उनसे कोई बात नहीं करती, पर मेरी सास ने कान भर भर के जीना मुश्किल कर दिया। मैं कब तक सब्र करूं, ऐसा लगता है वो मेरी जगह ले रही है। नादान बन के 20-30 साल की महिला वाली हरकतें करके मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है 60-70 साल की मैच्योर लेडी की तरह उनकी गलतियां चला के झूठ सब झेलूं। बहुत परेशान हूं मैम, प्लीज हेल्प मी। एक तो धीरज धरो, क्योंकि जब वो वहां से आते हैं तो भरे हुए आते हैं, आपको पता चल गया। मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, उस टाइम पे उनसे एक्सपेक्ट मत करो कि वो नॉर्मल बिहेव करेंगे। ठीक है, उनसे से कम उस टाइम पे बात करो, अपना काम निपटाओ, सो जाओ। दूसरी चीज, जब बात होती है हस्बैंड की बच्चों की, स्पीकर पे बात करवाओ। स्पीकर बच्चों के साथ जब कर रही है स्पीकर बात करो, बीच में से खुद ही पीछे से बोलते रहो, अपने आप ही बोलो और अच्छे से बोलो। जैसे आपको पता नहीं कितना मन है उनसे बात करने का, 2-3 ही लाइनें बोलो, बोल के निकल जाओ। आपके हस्बैंड को खुद समझ में आएगा कि कहाँ कमी है। ठीक है, और दूसरी चीज, वो हरकतें कर रही है, बचकानी पना दिखा रही है, कोई बात नहीं, आप अपनी नॉर्मल जैसे हो वैसी रहो। पागल वो नजर आएगी, आप नहीं। ठीक है, मेरे हस्बैंड का दोस्त है, उसकी सगाई हो चुकी, फिर भी वो आज अपनी जीएफ को हरिद्वार ले गया और उसको अपनी सगाई के बारे में नहीं बता रहा। मुझे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है, जिससे शादी होगी उसकी क्या गलती है। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ उस लड़की के घर वालों को बता दो, और वो तो दोस्त की साइड है, क्या मैं बता दूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं लगता ये शादी के बाद भी सुधरेगा। दोनों को बता देना चाहिए, उस गर्लफ्रेंड को भी और उस लड़की को भी। दोस्ती टूटे हले ये कुछ भी हो, और अपने हस्बैंड को, या फिर वो देखो एक बात और भी है, अब उसके बाद आपके हस्बैंड अगर बहुत ज्यादा डिवोटेड है ना अपने दोस्त के लिए, हो सकता है फिर उसकी टूटे ना टूटे, आप दोनों के बीच में खटपट शुरू हो जाए। ठीक है, आप ये कर सकती हो उस लड़के के प्रति गुस्सा दिखाने के लिए कि भैया ये नमूना डबल वो करता है, इसको मेरे घर में या मेरे उसमें बिल्कुल लाइफ में एंट्री नहीं है। ऐसे नमूनों के साथ बाहर रहो, धोखेबाज लोगों के साथ। अगर ये घर में आया मैं बता दूंगी इसके दोनों जगह। ये करो, आपकी निगाह से दूर हो जाएगा, अपनी लाइफ में स्याह करे सफेद करे, भाड़ में जाए। आपके और आपके पति का रिश्ता खराब नहीं होने का। नेक्स्ट, हाय मैम, मुझे ओवर थिंकिंग करती हूँ, इसको कैसे कम करूँ। इसकी वजह से मेरी हेल्थ पर असर होता है, कोई भी काम नहीं करने का मन होता है, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। ओवर थिंकिंग का तो मैंने लिव लाइफ इजी पे प्रॉपर शॉर्ट बना रखा है। ओवर थिंकिंग यानी आपने ज्यादा सोच लिया, आप करने का टाइम है। ओवर थिंकिंग से बचने का सिंपल तरीका है, एक्शन लेना शुरू करो। काम करने का मन नहीं कर रहा, मन को एक किनारे रखो, 1 2 3 काउंट दो, काम करना शुरू कर दो। जैसे जैसे आप काम करना शुरू करोगी, थिंकिंग अपने आप लेवल में आ जाएगी। लाइफ के बारे में भी कुछ बताएं, लाइफ क्या चीज है, कोई संवार जाता है, कोई बिखर जाता है। देखो इसमें यही है सारी बातें, एक तो मुझे लगता है कोई संवर जाता है कोई बिखर जाता है, नहीं, केवल 2 चीजें हैं आपका। एक तो चीजों को देखने का नजरिया है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा ग्रेटफुलनेस। अगर आप जितना ग्रेटफुल रहोगे जिन चीजों के लिए, वो आपकी लाइफ में उतनी बढ़ती चली जाएंगी, सिंपल सा है ना। और जब आदमी खुश रहता है तो अपने आप बन जाता है। जब दुख पे दुख, दुख पे दुख आते जाएंगे, कब तक कोई झेलेगा, एक दिन आएगा वो बिखर जाएगा। यही होता है ना।
तो जो कुछ बिखर जाते हैं उनका मेन वो वही है कि जो उनके पास है वो उसका शुक्राना करने की बजाय, उसको जस्टिफाई करने के बजाय कि जो है पहले उसका तो सही से यूज कर लूं, जो नहीं है उसे लेके बैठे रहते हैं, उसे लेके रोते रहते हैं, इसलिए वो नहीं पनप पाते। ये बात हर एक पे 100% लागू होती है, चाहे आपके पास कितने ही कम संसाधन है, जो है जितना है अगर उसी से हम शुरू करें और उसी का भगवान को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़े, 100% वो चीजें बढ़ेंगी, अच्छे के लिए बढ़ेंगी। तो जो ये नहीं करता वो रह जाता है पीछे। नेक्स्ट दी, मेरा बेटा अभी 4th क्लास में है, अभी वो आईसीएससी बोर्ड से प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, जो मैं अफोर्ड भी कर सकती हूँ। क्या 5th में मुझे उसे नवोदय स्कूल में करा देना चाहिए? मेरा एक ही बेटा है, दोनों स्कूल में से क्या बेटर रहेगा? और प्लीज बता दीजिए, मेरी ना तो कोई बहन है जिससे मैं कुछ पूछ सकूं, प्लीज टेल मी। देखो, नवोदय में जो मेरे भांजे भांजी पढ़े हैं ना, वहां पर गांव का तबका ज्यादा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसे प्राइवेट में ही पढ़ो। वहां पर गांव के बच्चे ज्यादा आते हैं, तो ना चाहते हुए भी गांव की जो लाइफस्टाइल है वो सब वहां पर हावी है। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं और मेरी बहन एक ही घर में जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारी शादी को 5 साल हो गए। प्रॉब्लम यह है, मैं और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, मेरी जॉब लोकल में है और हस्बैंड की अदर डिस्ट्रिक्ट में। सास है नहीं, ससुर है, वो हैंडीकैप और बीमार रहते हैं, उनको देखभाल के लिए कैंडिडेट तो चाहिए, बट मेरी बहन यहाँ रह के खुश नहीं है अपने हस्बैंड के साथ, यहाँ से दूर रहना चाहती है। देवर है, वो ले जाना नहीं चाहती, अभी कहते हैं अभी नहीं ले जा सकता। मेरी सैलरी कम है, बट सिस्टर को ये समझ नहीं आता, उसको मेरे मायके वाले भी नहीं समझाते। उसका बिहेवियर ससुराल में हर फैमिली मेंबर के साथ बिगड़ता जा रहा है, उसकी वजह से कई बार मुझे सुनना पड़ता है, अब तो स्ट्रेस भी होने लग गया है, क्या करूं? उसकी प्रॉब्लम, वो खुद मतलब वो खुद परेशान है, उसको नहीं रहना, जा वो पानी रही, ठीक है? आप उसे उसके हाल पे छोड़ दो। अगर आपसे कभी बात करे तो आप ये है कि बेटा देख, कुछ दिन बाद बन जाएगी उसकी स्थिति, ले जाएगा। देवर को भी बोलो कि भाई तुम्हारा दाम्पत्य खराब हो रहा है, कोशिश करो लेके जाओ, ठीक है? बाकी अगर कोई उसकी वजह से आपको सुनाता है, सीधे कह दो जितना हो सकता था मैं समझा चुकी। आजकल माँ बाप के हाथ में उनके बच्चों का पूरी तरह नेचर नहीं है, तो मेरी बहन ही तो है, एक हद तक ही तो कह सकती हूँ। तो मुझे मत कहो, जो कहना उसे कहो। नेक्स्ट, दी, माई husband never takes me out no matter how many times I ask. He also refused to take me to the temple. I want also to room with him like others do, but every time he turns me down. Please give suggestion how to make him understand that I also like to go out and breathe some fresh air. इसका ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है जो मैंने करा है, खुद अकेले निकलना सीखो। फ्रेश एयर ब्रीद करनी है, वो अपनी नाक से करनी है, हस्बैंड की नाक उसमें नहीं चाहिए होती। ये केवल हमारी अपनी जिद होती है कि सब पति के साथ जा रही हैं, हम भी जाएं। इनफैक्ट सब पति के साथ नहीं जा रही होती, कभी पति के साथ जा रही हैं, बहुत बार वो अकेली जा रही होती हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रही होती हैं, फ्रेंड्स भी नहीं है तो खुद जा रही होती हैं बच्चों को लेके। तो जब भी ऐसा लगे कि मेरे को बाहर जाना है, बहुत जोर से जाना है, और मेरे पति जो है वो लेके नहीं जा रहे हैं, कहने के बाद भी टालते हैं, सिंपल है, तैयार हो, बच्चों को लो। थोड़ी परेशानी होगी, वो गाड़ी में जाएंगे या स्कूटी पे लेके जाएंगे, तुम्हें ऑटो रिक्शा पकड़ना पड़ेगा अगर खुद कुछ नहीं चलाते, लेकिन खुद घूम के आओ, अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और उस बंदे में झटके का चेंज आएगा, देखना उसके बाद। नेक्स्ट, हेलो दी, आपकी वजह से मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो गई, आपका व्लॉग नहीं आता तो मैं परेशान हो जाती हूँ, जब भी घर के काम करती हूँ आपके व्लॉग देखते हुए करती हूँ, यहाँ तक नहाते और कपड़े धोते वक्त तो फोन बाथरूम के बाहर रख लेती हूँ, क्योंकि मेरा रूम दूसरे पोर्शन में है जहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि आपके आओ बहन वाले व्लॉग ससुराल वालों के सामने नहीं सुन सकते। थैंक यू सो मच दी। अरे यार हंसी आ गई मुझे इस बात पे। नेक्स्ट, आपकी बातों से जिंदगी बहुत आसान हो गई है, थैंक यू दी। बस ऐसे कमेंट पढ़ के ही मैं खुश हो जाती हूँ। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी शादी को 19 साल हो चुके हैं, 10 साल की मेरी लड़की है, 3 नंदे हैं, मेरे हस्बैंड अपनी बहनों की बात मानते हैं, मुझसे झगड़ा करते हैं, पिछले 1 साल से मैं मायके में हूँ पर मुझे लेने नहीं आते, मेरी लड़की से बात करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए प्लीज बताएं। बताओ, आप उनसे खुद बात करती हो कि मुझे लेके जाओ या कुछ है, या 1 साल हो गया क्यों नहीं लेके जा रहे, या फिर ये है आपको जाना है और आपको पता है कि भैया वो तो आएगा नहीं लेना, तो आप खुद पहुंच जाओ, जैसे भी रहा जाए फिर हमारा हो। लेकिन होता है कई बार ऐसा कि झगड़ा करके आ गई, सामने से लेने ही नहीं आया, पूरी जिंदगी ऐसे ही कट गई।
अगर आपको लग रहा है कि वहां जाने से मतलब ठीक हो सकती हैं चीजें, तो उनका इंतजार मत देखो, आप खुद ही चली जाओ कि मैं आ गई, तुम तो आए नहीं। नेक्स्ट, बेसन और सूजी का हलवा बिल्कुल ठीक ठीक मेजरमेंट के साथ बताना। चलो बनाऊंगी तब बताऊंगी। नेक्स्ट दीदी, मेरा एक सवाल ऐसा है कि क्यों होता है जब हम ज्यादा एफर्ट किसी रिश्ते में दे देते हैं तो वहाँ बुरे बन जाते हैं। मेरे साथ बहुत बार हुआ। कहीं भी अपनी तरफ से बहुत लगाव रखूं, केयर करूं, तो कुछ दिन में वो रिश्ता खराब हो जाता है। बहुत कोशिश करती हूँ मीडियम बैलेंस बना के रखूं, पर नहीं हो पाता। थोड़ी भावनात्मक ज्यादा हूँ, सामने से एफर्ट ना मिले तो दुखी भी बहुत हो जाती हूँ। कैसे रिश्तों को लंबे टाइम तक बैलेंस करके चलूं, प्लीज बताएं। कहावत है कि ज्यादा मीठे में चींटी पड़ जाती है ना। तो भैया वही है, भावनात्मक हो आप, ठीक है, लोगों के दुख को फील कर लो। जो मैं अब करती हूँ, मतलब मुझे हमेशा हर कोई यही कहता है कि तू बहुत ज्यादा डीपली सोचने लगती है चीजों को, बहुत ज्यादा सोच लेती है, कि इतना गहराई से नहीं सोचा जाता, कभी ऊपर ऊपर से भी सोच लिया कर। ये मुझे मिलते थे कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मैंने गहराई में सोचना नहीं छोड़ा। मैंने अपने चारों तरफ शील्ड बनानी शुरू करी। ठीक है, हम भावनात्मक रूप से ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, जब मैं अब यहाँ पे कर रही हूँ, दूसरों का दुख, उनकी परेशानी आप एज इट इज महसूस कर सकते हो अगर आपका इमोशनल क्वोशंट ज्यादा है तो। ठीक है, तो जो मैं यहाँ बैठ के कर रही हूँ वो इसी वजह से कर पा रही हूँ। अब आपने महसूस करा दूसरे का दुख, उसके लिए आपको जो बन पड़ा आपने कर दिया। बदले की आशंका, बदले की आशा मत रखो कि ये भी मेरा परेशानी उतनी समझेगा। अभी 2-3 पहले ही जो यूट्यूब पे वीडियो गया लिव लाइफ इजी का, मैंने सब बोला ना कि जब 40-40 लोग अनसब्सक्राइब कर देते हैं, मेरी तबीयत खराब है, मैं स्ट्रेस में हूँ, या मेरा वर्कलोड बहुत बढ़ गया है, तब वीडियो मिस हुई, या छोटी हुई, या फिर कुछ अलग सा कंटेंट गया जो घर के काम ज्यादा जब करे नहीं तो शूट नहीं करे, तो क्या होता है, तुरंत सब्सक्राइबर भागने लगते हैं कि भैया हमें नहीं देखना है चैनल। ठीक है, तो अब मैं थोड़ी देर के लिए देखती हूँ, ऑब्वियसली कम हुआ है यार, अच्छा तो नहीं लगेगा, है ना, लेकिन इतना बुरा नहीं लगता कि मैं उसे देख कर रोने लगूं या मैं सोच में पड़ जाऊं। मैं अगली वीडियो की तैयारी कर लेती हूँ जितना मुझसे बन पड़ता है। ठीक है, तो हमें जो है अपने भावनात्मक उसको एक निगेटिव उसमें मत लो। वो एक पॉजिटिव पावर है आपके पास कि आप लोगों की भावनाएं अच्छे से समझ पाओगी उसके चलते। लेकिन अपनी भावनाएं दूसरे भी आपको समझेंगे, वो मत उम्मीद रखो। आप ये मान के चलो कि आप में ज्यादा दिमाग है इस मामले में, ये अपने लिए ख्याल अच्छा है कि वो नहीं समझ पाएंगे आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप समझ सकते हो। अगर आप ये मान के चलोगे ना, तो आपको कभी भी बुरा नहीं लगेगा कि यार मैं तो सबके लिए सुख दुख में खड़ी रहती हूँ, मेरे लिए कोई नहीं खड़ा रहता। आपको समझ में आ गया कि उनको पता ही नहीं चल रहा, वो समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए नहीं खड़े हो रहे, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। इमोशनली अटैच होना अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, सुनीता जी मैं पीजीटी टीचर हूँ, बिहार में आपकी वजह से जिंदगी जीना सीख गई हूँ। 1000 सास के बराबर एक टॉक्सिन ननद को गर्मी की छुट्टी में उनके 2 बच्चों को आसानी से मैनेज कर रही हूँ। जिस प्रकार वो दिमाग से खेलती है मैं भी सीख गई हूँ, मजा आता है। धन्यवाद मुझे मुझसे मिलाने के लिए। अरे वाह। नेक्स्ट, नमस्ते दी, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और यूट्यूब पर कटिंग स्टिचिंग का चैनल पर भी काम करती हूँ, तो क्या गवर्नमेंट जॉब के साथ में अपना यूट्यूब चैनल पर काम करना लीगल है? जॉब में कोई इशू तो नहीं होगा, और अगर कोई लीगल प्रोसीजर है तो प्लीज आप वो भी बताइए। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, कोई भी सही जवाब नहीं दे रहा इस बात का। देखो लीगल, अब आप ये देखो, मैं भी यहाँ पे आपको सीधा नहीं दूंगी जवाब, लेकिन आप समझ जाओगे। कितने लोग जॉब के साथ कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है, कोई एलआईसी एजेंट का काम कर रहा है ना, कोई सामान वैसे भी बेच रहा है, कोई शॉप पे बैठ रहा है, खेती कर रहे हैं लोग, कमा रहे हैं ना। हमें पेपर्स में अगर नहीं कमाने का रूल है कि भाई हमें इससे नहीं कमाना, तो वो फैमिली मेंबर्स के नाम पे कर लेते हैं। कई बार ये हो जाता है, कुछ वीडियो में बता रहे थे कि परमिशन लेके कर लो, वो हो जाता है। तो आपको टेक्निकली राइट ही तो होना है। बहुत तरीके हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा आप अपने सीए से बात कर लो कि ऐसी ऐसी बात है, बताओ जी अगर यहाँ से इनकम आने लगे तो मैं उसको किस मद में दिखाऊं कि मेरी जॉब के साथ और इसके साथ कोई इशू ना हो। वो आपको सही तरीका बता देंगे। और ये मैंने कभी भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैंने आज इतने सालों बाद यहाँ पर मैंने बता दिया, तो आई होप आपकी मदद हो जाएगी। नेक्स्ट, थैंक्स सुनीता मैम, यू आर ट्रूली टीचर फॉर अस। कभी अयोध्या आए तो प्लीज बताएं, आई हार्टली वांट टू मीट यू।
हम्म। आज का एपिसोड किसी जो, ये मैं बता दूं, जो लोग चाहते हैं कि जब मैं उनकी सिटी में आऊं तो उनसे मिलूं ना, वो लोग इंस्टाग्राम पे इस कमेंट का रेफरेंस देके मुझे लिंक, मतलब वहां पे वो मेरे से जुड़ जाओ। तो एक वो रहता है आइडिया कि हाँ भाई अच्छा ही अयोध्या वाला ये वो बंदा है। खाली हाय दीदी मत भेजना, पूरा लिख के भेजना। तो मैं उनको क्या करूंगी, मैसेज रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूंगी जब भी मैं रिक्वेस्ट देखूंगी। उसमें यह है कि अगर मेरे को कभी याद रहा, हालांकि तो ट्रिप अब लगी नहीं रही, जब लगती भी है तो बहुत ज्यादा हेक्टिक रहता है शेड्यूल, लेकिन अगर कभी याद रहा तो मैं एक बार उन रिक्वेस्ट को, अब मैंने सोचा है कि मैं खोल के जरूर देखूंगी कि जहां हम जा रहे हैं वहां से रिलेटेड किसी बंदे ने मैसेज वगैरह भेजा हुआ होगा तो मैं उसको मैसेज कर दूंगी कि हाँ भाई हम वहां आ रहे हैं। यहाँ पे पब्लिकली तो मैं नहीं बता सकती कि मैं अयोध्या आ रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप वहां पे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, तो वहां पे थोड़ा सा प्रीवेसी में हम बात कर पाते हैं कि हाँ अगर नंबर शेयर करना है, कॉल करनी है, तो वहां पे हो सकती है। नेक्स्ट, आज का एपिसोड किसी सत्संग से कम नहीं था दीदी। रियली जेलिसी और फेकनेस पर आपने जो समझाया बहुत अच्छा लगा, थैंक यू जी। आज का भी सत्संगी हो गया भगवान वाली बात पर लंबा चल गया टॉपिक। नेक्स्ट, आज का एपिसोड, दीदी जब मेरी शादी हुई मैंने ससुराल में सभी की खूब सेवा की, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे बेड रेस्ट था। उस टाइम सबने खूब ताने मारे, अब कुछ करने का मन नहीं होता। मत करो अब, आंखें खुल गई आपकी, बस अब जो है सो है। अब पहले जैसी आप नहीं रहोगी, अब जैसी हो ठीक है। नहीं मन कर रहा मत करो, जितना हिसाब से बने उतना करो। हेलो मैम, मैं वही हूँ जिसने मैसेज किया था, मैं वीडियोस देखती रहूंगी। मैम मेरी शादी को 11 साल हुए। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ इंटीमेट नहीं होते बिल्कुल भी। लास्ट 2 साल से हमने एक बार भी इंटीमेट नहीं हुए। लास्ट टाइम भी जब हुए तब भी कई महीनों बाद। कभी मैं कहती हूँ तो बोलते हैं मैं इसलिए नहीं होता कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो जाए। जब लास्ट टाइम हुए तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरा 1 साल का बेटा है। हर बार मैं ही बोलती हूँ बट फिर भी वो कुछ ना कुछ बहाने लगा देते हैं और प्रोटेक्शन भी नहीं लेके आते। मैं बहुत परेशान हूँ, किसी से शेयर भी नहीं कर सकती और ये भी जानती हूँ कि बाहर भी नहीं है कोई उनकी जीएफ। फिर क्यों नहीं समझ नहीं आता। बाकी मेरी सारी फ्रेंड्स बोलती हैं उनके हबी को उनको मना करना पड़ता है। देखो अगर उनकी बात यही है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी तो प्रोटेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है और आपको मेडिकल स्टोर पे जाके परचेज करने में वो आती है, तो आप सिंपली ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। वो बंद पैकेट आपको पकड़ा जाएंगे, आप खरीद लो प्रोटेक्शन और उन्हें दिखा दो कि जी नहीं होगी प्रेगनेंसी। अगर मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यही है तो खत्म हो जाएगा, और अगर कुछ और है तो पता चल जाएगा कि ये सिर्फ बहाना था। फिर आगे की आगे सोचना। नेक्स्ट, नमस्ते दी, मेरी शादी 15 साल हो गए। मैंने सासू माँ की केयर की, घर के सारे काम किए, ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन सासू माँ से परेशान होकर हर बात में ताने सुनाती है, हर काम में कमी निकालती है, सबसे बुराई करती है। क्या करूं दी प्लीज बताएं। देखो जो हर काम में कमी निकालता हो ना, उसे कहो कि आप करके दिखा दो, फिर वो करेगा नहीं या फिर करेगा भी। दूसरा जवाब ये होता है मेरा ये बेस्ट है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती। इसके बाद बात करना बंद कर दो उस टॉपिक पे। कमी निकालो मत निकालो, मेरा ये बेस्ट है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती, बस बात खत्म। नेक्स्ट, मैम मैं सिलाई करती हूँ, घर में रहती हूँ, महीने का 2 या 3 हजार ही कमाती हूँ, लेकिन ईमानदारी से घर में या अपने खर्चे में ही पूरे हो जाते हैं, बचता नहीं। मेरे पति 20 हजार कमाते हैं, राशन दूध सब्जी सब कुछ एक्स्ट्रा नहीं, और वो भी हाथ खींच के बोलते हैं पैसे खत्म। मैं हिसाब मांगती हूँ तो बच्चों जैसे बहाने झूठी बातें बताकर पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा कुछ बोलूं तो बात करना बंद कर देते हैं। सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा देते हैं, पहले जमीन का लाखों रुपया गवा चुके। मेरी एफडी तुड़वा के बर्बाद कर दी, अब बच्चों की फीस नहीं देते, मार्केट में पैसे बर्बाद करे जा रहे हैं। मैं क्या करूं। कल भी खूब रोई हूं, मेरे आसपास ढंग के लोग नहीं, सिलाई भी सीखी हुई नहीं है, ऐसे ही जितनी आती है उतनी कर पाती हूँ। मैं कैसे संभालूं सब कुछ। मेरा बड़ा बेटा 10वीं क्लास में है, छोटा 5 में, कोई ट्यूशन नहीं, पढ़ाई में भी कमजोर है, सब तरफ से चिंता खा रही है, मैं क्या करूं। देखो उनसे ना अगर थोड़ी भी आपकी सुनते हो तो कहो कि मार्केट में, शेयर मार्केट में ऐसे ही पैसे लगा के जिसमें डूब जाते हैं उसके बजाय एसआईपी में लगाएं। इंस्टेंट नहीं मिलेंगे लेकिन थोड़े थोड़े भी लगाने से वो लॉन्ग टर्म में बढ़ के मिलेंगे। पहली चीज, उसमें पैसा आपका डूबता नहीं है कि हाँ जी जितना लगाया सब डूब गया। मिलेगा, सालों बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा, बढ़ के मिलेगा। उसमें थोड़ा पैसा लगा लें, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपकी अगर आप बिना सीखे स्टिचिंग, आप सिलाई के कपड़े सिल पा रहे हो, इसका मतलब आप में टैलेंट है।
सिलाई के वीडियोस देखो, अपनी सिलाई में इनोवेशन करो, नई नई चीजें उसमें ट्राई करो। जब कस्टमर को अच्छा मिलेगा ना, और आपका काम बढ़ेगा, ठीक है। और जब आपके काम में सफाई आएगी, काम आप उनके मन माफिक करके दोगे, या फिर एक बार आपके साथ वो लग गए कि भाई ये बढ़िया करके देती है और इसके से ही करवाना है, तो आप थोड़े बहुत पैसे बढ़ा भी सकते हो। फिर पैसे बढ़ेंगे, आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो एक तो अपनी सिलाई की स्किल पे ज्यादा काम करो, और नया नया सीखो। जो चीजें अभी नहीं बना रही वो भी बनानी शुरू कर दोगी। दूसरी चीज, उनको ये समझाओ कि शेयर मार्केट में लगाना है तो एसआईपी अच्छा ऑप्शन है, बजाय ये डेली की ट्रेडिंग वाले के, है ना, उसमें लगा सकते हो। और जितना हो जाए, फिलहाल देखो इतना ही है। बच्चों को बताऊं, बच्चों को भी बोलो ऑनलाइन ढूंढे अपने कंटेंट, जो भी उन्हें समझ में नहीं आ रहे, हर चीज की वीडियो है, ढूंढने वाला चाहिए। अपने समय को ना एक्सेप्ट करके, अगर अभी हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमें बच्चों को कि इस टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं है। अब करना कैसे है, जब ऐसे सोचोगे तो ये अपने आप तरीके निकलेंगे। नेक्स्ट, मेरी जेठानी बच्चा मांग रही है मुझे, क्योंकि 10 साल से मां नहीं बन पाई, बट मेरा पहला बेटा है। मेरी जापे में बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था, अब मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ, कोई हेल्प नहीं करती, इवन तबीयत खराब होने पर भी। अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ, वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, क्या करूँ, सो मच कंफ्यूज। देखो, अगर किसी से हम बच्चा लेते हैं तो उसकी प्रेगनेंसी में उसका ध्यान रखना एक अनकही सी ड्यूटी या जिम्मेदारी है हमारी। अगर वो अभी नहीं रख रही और फिर दोनों वर्किंग है, कल को वो आपके बच्चे को ढंग से ना रख पाई तो मुझे तो इसमें रिस्क लग रहा है। हम भी वर्किंग है, सब कुछ है, लेकिन भाई एक बात होती है ना कि एक होता अपना बच्चा, दूसरा ये है कि अगर हमने किसी से बच्चा गोद लिया तो हम उसकी माँ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी मतलब हम अगर निभा पा रहे हैं बिना बच्चे के, तो फिर हम बच्चे को भी पाल ही लेंगे। अब वो अभी नहीं जिम्मेदारी निभा रही तो फिर वो बच्चे को कैसे रखेगी। तो मेरे को तो नहीं लगता, आपको हाँ करनी चाहिए। नेक्स्ट मैम, मेरे बच्चे हैं, ने पति आर्मी में है, शादी को 5 साल चल रहा है। अब काम मेरा सुबह बच्चे है नहीं लिखा हुआ, 11 बजे हो जाता है काम, सास ससुर दोनों ही साथ ना जाने देते, यहाँ रहते हूँ, घर में कलेश रखते हैं, काम कर दूंगी तो फिर खत्म, काम क्या है कह के उनका खाना बना दो तो कहते हैं हाथ में ना देते। वो मेरे रेस्पेक्ट नहीं करते, मुझे कुछ भी नहीं, कुछ भी कहते हैं, मेरा मन नहीं करता, लिमिट में बात करती हूँ तो भी पूरा दिन ताने देते हैं। अभी को बोलूं तो कहते हैं मेरे को मत कहो, किसको कहूं बताओ। देखो, अगर वो अकेले हैं, पति आर्मी में है, बच्चे हैं नहीं, आपको साथ नहीं जाने दे रहे, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको जिद करनी है कि भैया मुझे साथ लेके जाओ, मैं नहीं रहूंगी। जब आप बार बार एक बात कहोगे तो कुछ ना कुछ व्यवस्था फिर बनेगी, मुझे साथ लेके जाओ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरी सास ऊपर से बहुत अच्छी बनती है पर अंदर से बहुत टॉक्सिक है, बात का नेगेटिव रिएक्ट करती है, क्या करूं। दो तरीके हैं, या तो आदत हो जाती है, एक आदमी हर चीज में निगेटिव ही बोलेगा तो उसकी बातों पर फिर गुस्सा आना बंद हो जाता है। दूसरा ये है, अगर वो निगेटिव पॉइंट निकाल रहा है हर चीज के, आप पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो उस चीज के, तो एक वाद विवाद का माहौल सा बन जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी लगाम तो लगेगी कुछ। नेक्स्ट, राधे राधे दी, मेरे जेठ कुछ नहीं करते, इसलिए मेरी जेठानी ने दादा ससुर को कहा कि मेरा पति कुछ नहीं करता तो मुझे 2 कमरे दे दो अलग से। ताई चाचा ने भी दे दिए, चलो कोई बात नहीं, बट अब उनका छोटा बेटा पिछले 1 साल से बिगड़ रहा है, घर के सब लोग कहते हैं, तो जेठानी लड़ने को आती है। मेरे जेठानी के छोटे बेटे ने मेरी देवरानी की अलमारी और संदूक तोड़कर सारा जेवर निकाल लिया, पता नहीं किसे दे दिया। अब मेरा सवाल ये है, हम तीनों की किचन अलग है बट ज्वाइंट फैमिली ही है, क्या अब हमें बंटवारे पर जोर देना चाहिए या नहीं, क्योंकि एक साथ रहने पर हमारे बच्चों पर असर पड़ सकता है। लेकिन ससुर खिलाफ है बंटवारे के, सॉरी कमेंट बहुत लॉन्ग हो गया। देखो, बंटवारे के बाद बच्चों पे असर नहीं पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, आपको जरूरी है अपने बच्चों पे अपना प्रभाव डालने की और उनसे थोड़ा जितना हो सके अलग रखने की। ऐसा नहीं है खून के रिश्ते हैं तो बिल्कुल बंटवारा होने के बाद सामने ही नहीं पड़ेगा, कुछ दिन में आपके बच्चे समझदार हो जाएंगे, तो ये हमारे ऊपर होता है। बहुत सारे ऐसे घर हैं, और सामने एक नेगेटिव बंदा है, आप उसके उदाहरण देके भी तो कर सकते हो कि उसके जैसा मत हो जाइयो। अगर ससुर अभी खिलाफ हैं तो ज्यादा इसके पीछे केवल इस वजह से कि भाई असर पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है, बिना बंटवारे के भी आप आराम से रह सकते हो।
नेक्स्ट, हाय दी, नमस्ते। मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, शादी को 15 साल हो गए। सास ससुर ने बहुत सताया है, इतना कि हार्ट अटैक तक आ गया। जब से तबीयत खराब हुई है उसके बाद उन लोगों का बिहेवियर थोड़ा ठीक हो गया। अब देवर की शादी भी हो गई है, देवरानी आई है। सास बहुत भेदभाव करती है, देवरानी से बहुत लगाव है। मुझे ये सब देखकर बहुत तकलीफ होती है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, अब अलग होना चाहती हूँ। क्या मुझे अलग हो जाना चाहिए? यहाँ मैं कुछ भी अपने मन का नहीं कर पा रही, घुट रही हूँ। प्लीज रिप्लाई। जी, आपको अलग हो जाना चाहिए अब। दिस इज द राइट टाइम। पता, शायद मैंने भी सहने वाले अच्छे लोगों के किरदार मूवीज में ज्यादा ही देखे थे, जिसका मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव था। मुझे स्कूल, कॉलेज, रिश्तेदार, घर में भी बहुत ज्यादा लोगों ने बुली किया। अब आपको सुन के मुझे थोड़ा बदलाव आ गया है। अब कभी कभी स्कूल लाइफ और नई शादी में लोग कैसे अच्छे से अपनाते हुए दिखते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैं देख भी नहीं सकती, लगता है इतना झूठ दिखाते हैं तभी हम सपने देखते हैं और दुखी हो जाते हैं। क्या करें कि नॉर्मल ही रहें। गुस्सा तो पति पर भी फूट जाता है, देख ही नहीं सकती। देखो, आपको ये चीजें रियलाइज हो गई, लेकिन दुनिया को नहीं हुई है। सिंपल सी बात ये है। जो मैंने अभी कहा था ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, आप मान के चलो कि आप में आ गई है, बाकी लोगों में नहीं है। तो ये चीज ही है। अब आपको समझ में आ गया कि दुनिया ऐसी ही है, लेकिन बाकी सबको अभी नहीं आया। तो हम अगर ये सोचें कि जो चीज हमें समझ में आ गई वो इन लोगों को क्यों नहीं आ रही, उस पर इरिटेट हो जाए, तो ये बात फेयर नहीं होगी। हर कोई अपनी गति से सीखता है, ठीक है। तो हमारा सीखना जो है वो, अब ये लिटरली बात है कि एकेडमिक्स में ही नहीं है, पूरी जिंदगी सीखते हैं। ये जिंदगी की समझ भी ना किसी को पहले आ गई, किसी को देर में आ गई। कोई मरी गया, उसको समझ ही नहीं आई, वो कलेश करता, झूठ बोलता, प्रपंच करता ही मर गया, होता है ना। तो वही चीज है। अब आपको समझ में आ गई, ठीक है। किसी पे भी अब फटने की जरूरत क्या है, मुस्कुराओ। होता नहीं, जब एक वो नहीं है, कई बार मैंने लिखा हुआ कई बार आता है मेरे सामने कि जब हमें पता हो सामने वाला झूठ बोल रहा है तो उसको सुन के, उसका झूठ सुनने में अलग ही मजा आता है कि देखो कितना झूठ बोल रहा है। तो बस वो वाले फेज में आप चले जाओ, तो ये सब चीजें देख के फिर गुस्सा नहीं आएगा। ये लगेगा कि हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपको उससे मतलब अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है कि अच्छा है कि हमें सब पता है, वो वाली चीज है। तो आप औरों को मत तोलो उस चीज में कि इन्हें भी नहीं पता, इन्हें भी नहीं, या ये क्यों कर रहे हैं। वो कर रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पता, है ना। आपको पता चल गया, आप अपने अलग उसमें पहुंच गए। तो ये हुआ एपिसोड आज का खत्म। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। थोड़े मतलब किसी ने दिल विल भेजे थे, या जो एक दो मेरी तारीफ के थे जो मुझे एक लाइन में दिख गए, बस उन्हें नहीं पढ़ा टाइम बचाने के लिए, बाकी सारे पढ़े हैं। तो यहाँ पर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया। किसी और के मतलब का लगे तो उसको शेयर जरूर कर देना, पुण्य का काम है। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।